क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको दो हिस्से में बांटते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल। अब जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इससे पहले ब्लॉक डायग्राम हमने किया था और ब्लॉक डायग्राम में हमने तीन पार्ट देखे थे, ALU, CU एंड MU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आपका कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और ALU जैसे कि नाम ही है ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, गुणा भाग, ये सब। तो हम देख रहे थे कि कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनालॉग और डिजिटल है ये भी कैलकुलेशन के बेस में ही डिवाइड है। वो यंत्र जो गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाओगे, इतिहास में जाओगे, तो आपका जो कंप्यूटर है वो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस से ही बना है। उससे पहले जी जितने भी यंत्र थे, जो मैंने बताया था आपको, नेपियर बोन और ये सारी चीजें, वो सारे वो डिवाइस थे जो कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। पास्कल लाइन और नेट में आप सर्च करोगे इनके बारे में, तो सारे कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनते बनते ही कंप्यूटर बना है, ठीक है। और कंप्यूटर हमने बनाया ही इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी। तो कंप्यूटर हम कब यूज करते हैं? जब ज्यादा कैलकुलेशन होती है। आपको 2+2 करना है तो आप हाथ से कर लोगे, लेकिन अगर 2,25,692 किसी और नंबर में जोड़ना है फिर आप कैलकुलेटर उठाते हो। और ऐसी ही अगर 50 वैल्यू लेनी है फिर आप कंप्यूटर में एक्सेल खोलोगे और वहां पे बनाने लगोगे। तो कैलकुलेशन के पर्पज से ही लेते हैं। गेम खेलने के लिए तो आपके गेमिंग कंसोल है, ठीक है। म्यूजिक सुनने के लिए म्यूजिक प्लेयर है। तो वो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करते हैं, वो यंत्र जो कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर का मतलब यही होगा कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। अब सबसे पहले दो हिस्सों में बांटे, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो एनालॉग सिग्नल में काम करते हैं। दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो यहां हम करेंगे एनालॉग की। तो एनालॉग सिग्नल कुछ आपको इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। और डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं? इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो सारे यंत्र जो एनालॉग सिग्नल में काम करते हैं वो क्या होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर। और वो सारे यंत्र जो डिजिटल सिग्नल में काम करते हैं वो क्या होते हैं? आपके डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होते, आज के दिन में भी हम यूज करते हैं इसको। और एग्जाम्पल क्या है इसके? आपके थर्मामीटर, मरकरी वाले, स्पीडोमीटर जो गाड़ी में होते हैं, स्पीड मीटर वाले, डिजिटल वाले नहीं, नॉर्मल वाले, कांटे वाले। एयर प्रेशर नापते हैं जिसे बैरोमीटर, ब्लड प्रेशर नापते हैं स्पेग्नोमेमोमीटर। तो आपके वो सारे यंत्र जिससे हम कुछ नापते हैं, लेकिन ये एनालॉग सिग्नल में काम करते हैं। तो ये क्या होता है? आपके एनालॉग कंप्यूटर। इसकी खासियत क्या होती है? फास्ट होते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होते। सिंपल सा एग्जांपल है, वजन नापने वाली मशीन है, नए नए लाया है आपने और उसमें खड़े हो तो एकदम सही वजन बता रहा है, लेकिन 2-3 साल बाद वो वजन गलत बताने लगता है। तराजू भी आपने देखा होगा, वो भी गलत वजन देने लगता है। आपका जो ब्लड प्रेशर का है, थर्मामीटर से भी आप अगर बुखार नापते हो तो एक बार में वो एक्यूरेट आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर से नापोगे तो हमेशा एक्यूरेट ही दिखाएगा। घड़ी आपकी आपकी जो घड़ी होती है सेल वाली, ठीक है, कांटे वाली जितनी घड़ी होती है, चाहे वो सेल से चले या चाबी से चले, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जैसे जैसे सेल डाउन होना शुरू हो जाता है या जैसे जैसे आपकी चाबी ढीली होनी शुरू हो जाती है, टाइम क्या होने लग जाता है? पीछे जाने लग जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फास्ट तो है, रिजल्ट भी बताते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की प्रॉब्लम ये करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डिजिटल। तो डिजिटल आपको पता है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल वॉच, डिजिटल ये कैलेंडर तक डिजिटल आ रहे हैं, आजकल हर चीज डिजिटल आ रही। इनके साथ क्या है, ये एक्यूरेट भी होते हैं और दूसरा फास्ट भी होते हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट कभी वेरी नहीं करता। आपने मोबाइल भी देखा होगा, बचपन में हम वो कर लेते थे ना, डिजिटल क्लॉक। तो एक वो 8 पता नहीं चलता था 8 है कि 6 है, वो डंडे गायब हो जाते थे, लेकिन वो टाइम गलत नहीं बताएगा। सेल आपका वीक हो जाएगा तो वो टाइम गलत नहीं बताएगा,
डिस्प्ले आपका धुंधला हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन टाइम तब भी वो सही बता रहा होगा। ठीक है, तो डिजिटल जो आपके कंप्यूटर होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, फास्ट होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। इसके साथ ये दिक्कत रहती है एनालॉग के साथ। ठीक है, आपके पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल का मशीन होती है, आजकल तो डिजिटल आ गए, पहले कांटे वाले आते थे। ठीक है, वो भी होते हैं। अच्छा, इसमें एक और आता है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा वर्ड काफी ज्यादा, हाइब्रिड हाइब्रिड। बीजेपी हाइब्रिड होती है, सुना होगा ना, ये हाइब्रिड राइस है, ये हाइब्रिड टमाटर है, ये हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, हाई का मतलब ऊंचा, ब्रिड बर्ड का मतलब बर्ड। ठीक है देखो, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब भी दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाई जाती है उससे हाइब्रिड होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दो को मिला के तीसरी बनाई और दोनों कबाड़ हो गए। दो को मिला के तीसरी चीज बनाई और वो तीसरी जो चीज है वो दोनों से काफी ज्यादा बढ़िया हो, यूनिक तो हो, यूनिक तो होगी, दो चीज मिला के बनाई, लेकिन उससे काफी ज्यादा सुपीरियर हो। ठीक है, तो वो हाइब्रिड कहलाता है। और जाहिर सी बात है, हाइब्रिड हम एनालॉग और डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल में चलते हैं। और एग्जांपल क्या है, पेट्रोल पंप का जो मीटर है, पेट्रोल जो आ रहा है वो नाप का कैसे जा रहा है, मशीन से नापा जा रहा है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर द्वारा नापा जा रहा है, लेकिन उसका जो डिस्प्ले है वो आपको डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि वो केवल नाप ही नहीं रहा है, साथ में गुणा भाग करके आपको रेट भी बता रहा है, इतने रुपए का पेट्रोल होगी। पुराने वाले में क्या होता था, उसमें कांटा घूमता था, इतना लीटर पेट्रोल आ गया, तो लोग लीटर के हिसाब से पैसे देते थे, वो कैलकुलेटर लेके हिसाब करते थे। आजकल क्या है, आपने बोला 200 का डालना है तो रेट कितना भी हो उनको कोई टेंशन नहीं हो, मशीन से डालते हैं 200 का हो गया, लोग इतना लीटर गया। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में चलते हैं। ठीक है, जितना भी मेजरिंग की बात होगी, नापने की बात होगी, वो सारे एनालॉग कंप्यूटर ही करते हैं। तराजू हो गया, आपका पेट्रोल नापना हो गया, पानी नापना हो गया, ये सारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, ये इनका काम होता है मॉनिटरिंग का, चीजों को मॉनिटर करना, कंपेयर करना, ये सारा काम करता है। ठीक है, एक और मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेटर। सुना होगा आप लोगों ने वेंटिलेटर का नाम। ठीक है, हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू में। तो वेंटिलेटर का काम क्या होता है कि अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो एक पेशेंट के पास 3 3 4 4 लोगों को बैठना पड़ेगा। कोई टेम्परेचर नापेगा उसका, कोई पल्स रेट नापेगा, कोई बीपी नापेगा, कोई कुछ नापेगा। आपका जो वेंटिलेटर होता है, जिसे हम मशीन बोलते हैं, सीपीयू वेंटिलेटर ही बोलते हैं उसको, तो वो मशीन क्या करती है, एक साथ 3 4 काम करती है। आपका पल्स रेट भी चेक करती रहेगी, बीपी भी नापती रहेगी, बॉडी टेम्परेचर भी नापती रहेगी, सब कुछ वो कंट्रोल करेगा। इवन जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो पेशेंट की अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको कम और ज्यादा करता रहेगा। ठीक है, पता ऑक्सीजन कम चाहिए, आप दे रहे हो फुल प्रेशर में उसको। ठीक है, बोलते हुए है ना, अभी लोगों ने ऑक्सीजन दिया, फुल प्रेशर में दिया, 1 1 घंटे में टंकी खाली। ठीक है, जो 2 दिन चल सकती थी वो 1 1 घंटे में खाली कर दिया। तो वेंटिलेटर तभी चाहिए। तो इसका काम क्या होता है आपका, उस मशीन का काम, कि वो हमारी बॉडी से जो सिग्नल जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को क्या करे, प्रोवाइड कराए। मेजर मशीनें कर रही हैं, मॉनिटर करें। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अगर पल्स रेट घट रहा है, अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, तो वो बीप करना हल्के हल्के बीप करता रहेगा नॉर्मल। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा या प्रॉब्लम होती रहेगी, वो बीप करना तेज तेज शुरू कर देगा। तो एक नर्स अटेंडिंग जो भी होते हैं वो उस चीज को देखते हैं और डॉक्टर को बुला के फिर बताते हैं कि इसके पल्स रेट डाउन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो वो सब ये कंप्यूटर आपका कर देता है। तो 3 टाइप के हमने कंप्यूटर देखे हैं, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। ठीक है, एनालॉग हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन आजकल काफी कम करते हैं, क्योंकि हर चीज आपकी डिजिटल आ गई है। थर्मामीटर, आपका ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन भी डिजिटल आ गई है, हर चीज आ गई है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और हाइब्रिड हम लोग अपनी लाइफ में काफी कम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे घर में वेंटिलेटर भी नहीं है, ना पेट्रोल पंप का मीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी और कंप्यूटर है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एनालॉग सिग्नल क्लियर है, हमारे शरीर से जितने भी सिग्नल निकलते हैं, मेरी वॉइस जो आप तक पहुंच रही है वो भी एनालॉग फॉर्म में पहुंच रही है। डिजिटल फॉर्म में पहुंचती तो रॉबोट जैसी आवाज आती है मेरी। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव सुना होगा आप लोगों ने, ईएम वेव्स, आपके रेडियो वेव्स, टेलीफोन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो सारा एनालॉग फॉर्म में।
और डिजिटल फॉर्म क्या होता है 10। तो 10 क्यों होता है वो मैंने बताया था। कंप्यूटर एक क्या है, बिजली से चलने वाला यंत्र है, और कोई भी बिजली से चलने वाला यंत्र या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। तो उसके अंदर जो स्विचेस है वो ऑन ऑफ होते रहते हैं, जैसे लड़ियां होती है, आपने देखा होगा लड़ियों में अलग अलग पैटर्न चलते हैं। ठीक है तो लड़ी वही, बल्ब जल ही रहा है, बुझ रहा है, लेकिन पैटर्न अलग अलग बन जा रहे हैं। तो वही टाइप के पैटर्न आपके यहाँ पे बनेंगे, जिसे हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी और चलती हुई भी दिखेंगी। ठीक है, तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। ये डायग्राम बना लीजिएगा चाहे तो आप रेफरेंस के लिए। तो डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहले आएंगे माइक्रो, फिर आएगा मिनी। ठीक है, ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, सेडान लिखोगे फिर माइक्रो, मिनी, फिर आएगा मेन स्ट्रीम, और चौथा सुपर। ठीक है, माइक्रो मिनी आप लोगों ने ओला में भी देखा होगा, कभी ओला कैब बुक कराओगे तो उसमें मिल जाएंगे माइक्रो मिनी। ठीक है, माइक्रो मंगाओ मिनी मंगाओ आएगा वैगनारी। ठीक है, या इंडिका। वैगनार तो थोड़ी सही भी रहती है, इंडिका में तो पता लगा ब्रेक मारा सीट से मेरे बाहर कोई भरोसा नहीं रहता। तो 4 कंप्यूटर या 4 कैटेगरी में हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है ब्रॉडली। ठीक है, और हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे चारों तरफ जो है, हमारी जेब में जो है, वो है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे सूक्ष्म, ये भी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप जो ग्लास होता है उसमें एक चिप लगा के आंखों से उसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल बट येट पावरफुल, छोटे होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम थके हुए हैं। ठीक है, थके हुए मिल जाएंगे, थकावा लोगे थके हुए मिलेंगे, माइक्रोमैक्स का मोबाइल लोगे तो फिर पैसा नहीं लगा। ठीक है, लेकिन ये है कि इतने कैपेबल हैं कि वो प्रोसेसिंग कर सके और जो हमारी डेली नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, हम जो मोबाइल लेते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लेते हैं, नॉर्मल प्रोसेसर भी लेते हैं, तो 400 स्नैपड्रैगन 400 हो 888 हो, लगभग परफॉर्मेंस एक जैसी रहती है। ठीक है, तो ये इतने कैपेबल हैं कि उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और ये छोटी मोटी चीज़ें तो चल जाए, फोटो तो खींच ही देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इतने पावरफुल भी नहीं है कि ये मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब की मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते कि एक सर्वर का काम कर सके। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर में आपके सारे आ जाएंगे, पीसी, टैबलेट, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, मोबाइल, जो कुछ है वो सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगे। ठीक है, और काम क्या होता है, जनरली इनकी जो लिमिट होती है, डिज़ाइन होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, सिंगल यूज़र एक आदमी चला सकता है इसको, और मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर होंगे, एक समय में एक ही आदमी चला सकता है। ठीक है, और मल्टीटास्किंग होंगे। मल्टी यूजर भी होते हैं, उसको हम किसी सॉफ्टवेयर के मदद से या हार्डवेयर की मदद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, अब ये मत बोलना कि सर ने बोला सिंगल यूजर, यहाँ पे 4-5 चला रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे आपने एक साइबर कैफे खोला, साइबर कैफे का इंस्टीट्यूट खोला, या कोई भी ऐसा ऑफिस खोला जिसमें कंप्यूटर काम है, लेकिन आपको पता है कि इतना ज़्यादा काम नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब नेट खोलना है, ईमेल रिसीव करना है, सेंड करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा MS वर्ड में टाइपिंग करनी है, कोई ग्राफिक एप्लीकेशन नहीं चलाना। तो आपको 10 कंप्यूटर की जरूरत है। मार्केट में अगर आप जाओगे और सबसे सस्ता i3 प्रोसेसर वाला भी कंप्यूटर लोगे, तो आज के दिन में वो आपको 30,000 का पड़ेगा। तो 10 लेना है तो कितना हो गया, 3 लाख रुपये। 30,000 इंटू 10, एक जीरो और बढ़ा दो, 5 जीरो हो गए, 3 लाख रुपये हो गए। तो आप 3 लाख रुपये खर्च करके 10 कंप्यूटर लाओगे, तो आपका बिजनेस तो वैसे फ्लॉप हो गया। 3 लाख रुपये घर वाले देंगे नहीं, अच्छा था,
3 लाख रुपये FD करा लो, MIS करा लो, 3 लाख का इंटरेस्ट कितना, 6 3 18, 1800 रुपये आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने एक PC लिया और उसके बाद ले लिया थिन क्लाइंट। एक PC लिया और थिन क्लाइंट ले लिया, 30,000 का आपको थिन क्लाइंट पड़ा, 2 सेट, 5 का एक डब्बा होता है, तो 2। थिन क्लाइंट क्या होता है, एक छोटा सा डब्बा होता है इस तरीके से, और इसके अंदर एक अपना प्रोसेसर और मदरबोर्ड होता है, ठीक है। 30,000 का आपने ये लिया और 4 × 10 4,000, 15 30 और हाँ 40,000 का ये TFT भी लेना पड़ेगा, कीबोर्ड माउस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 40,000 के आपका TFT और कीबोर्ड माउस आ गया। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ अगर मैं, कि 4,000 का हम लेंगे, 40,000 के 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो 70,000 में 70,000 और ये PC, चलो आप उतने का मान लो, तो 30 का मान लो, चलो PC नहीं, PC तो हमने जोड़ दिया था, नहीं जोड़ा, तो 1 लाख रुपए में आपका पूरा सेटअप बन गया। तो सीधे सीधे आपने क्या बचा ली, 2 लाख रुपए। अब ये जो 30,000 वाला PC है, इसका प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सारा क्या होगा, इन 10 थिन क्लाइंट में शेयर होगा। यानी एक ही हार्ड डिस्क में आपका डेटा शेयर हो रहा है सब में, ठीक है। एक ही हार्ड डिस्क, एक ही प्रोसेसर, एक ही रैम यूज हो रहा है, और उसमें एक समय में 10 लोग काम कर रहे हैं। एक ही हार्ड डिस्क, एक ही प्रोसेसर, एक ही रैम, ठीक है। और सबको अलग अलग डेस्कटॉप दिखेगा, ये नहीं कि यहाँ कोई यहाँ क्लिक कर रहा है, दूसरा भी परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है, ABCD टाइप कर रहा है, दूसरा XYZ टाइप हो रहा है, वहाँ ABCD XYZ, तो वैसा नहीं होगा। तो ये काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसमें जैसे आप लोगों ने देखा विंडो में हम अलग अलग यूजर बनाते हैं, तो यहाँ भी यही है, अलग अलग यूजर बन जाएंगे 10, और वो 10 के 10 अपने अपनी लॉगिन करेंगे, ठीक है। सबके अलग अलग स्क्रीन खुलेंगे, सबके अलग अलग फाइल फोल्डर बन जाएंगे, लेकिन हार्ड डिस्क एक ही यूज होगी। सबका डॉक्यूमेंट अलग होगा, डाउनलोड फोल्डर अलग होगा, सब अलग होगा, नए नए डेस्कटॉप बन जाएंगे। आप एक ही कंप्यूटर में 10 डेस्कटॉप बना सकते हो। नॉर्मल ये कंप्यूटर में भी बनाते हैं हम लोग, जैसे भाई बहन होते हैं तो भाई का अकाउंट डेस्कटॉप अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, ठीक है। तो इसमें यही प्रोसीजर है, वो माइक्रो कंप्यूटर में 10 से लेकर 1000 तक, इतने तक आप एक माइक्रो कंप्यूटर से काम करा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। तो उससे ज़्यादा की जरूरत कहाँ पड़ेगी आपको, बैंक, LIC, हॉस्पिटल, ठीक है। बैंक में जहाँ 50 एम्प्लॉय है, 60 एम्प्लॉय है, LIC जहाँ पे 50 60 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इससे काम चला रहे हो तो काम तो चल जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी कब, पीक आवर्स में। पीक आवर्स मतलब जब एक साथ 10 कंप्यूटर में काम हो रहा है, हैवी लोडिंग हो रही है। हैवी लोडिंग कैसे हो रही है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, उसके बाद डेटा एंट्री भी चल रही है काफ़ी फास्ट, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए। अब इन्फोसिस का नाम सुना होगा आपने, इन्फोसिस हो गया आपका, विप्रो हो गया, या इसकी बात करते हैं BPO, KPO। BPO सुना होगा आपने, कॉल सेंटर, नमस्कार एयरटेल से फोन कर रहे हैं, आपका चूना लगा दिया हमने, और लगाना है बताओ। BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटलेट या बिजनेस प्रोसेसिंग, वो कॉल सेंटर। तो एक कॉल सेंटर में एक समय में 1200 1500 कंप्यूटर चलते हैं। इन्फोसिस में भी ऐसी, ठीक है, 4-5 बिल्डिंग होती है, 1200 तो एक ही माले में होते हैं उनके। तो जब 10,000 20,000 रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक ही कंप्यूटर से, तो वहाँ पे हमारे पास मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाती है। मिनी कंप्यूटर जिन्हें सर्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि इनका काम बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट को, बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है। बड़ा डेटा का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी फाइल होगी, जब ज़्यादा लोग एक साथ काम करें। देखो बैंक का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बैंक में देखा होगा, आप काउंटर नंबर 1 में जाओ, वहाँ पे आपने पैसे सबमिट किए, जमा किए, काउंटर नंबर 3 में जाके एंट्री हो रही है,
और अगर आपको विड्रॉ करना है या कुछ चेक करना है तो आप और या ऑनलाइन आप ऑनलाइन है एटीएम में जाके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं होंगे या इनकी हार्ड डिस्क आपस में जुड़ी नहीं होगी तो थ्री वाले को कैसे पता तुमने कितने पैसे जमा किए? मैंने इस कंप्यूटर में डेटा पैसे जमा किए और वहां जाके तुम एंट्री कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपस में जुड़े हैं और एक ही हार्ड डिस्क में एंट्री हो रही है, एक ही जगह एंट्री हो रही है, तभी तो कहीं से भी निकल पा रहा है। इवन एटीएम से आप जाके चेक कर लो, आप बॉम्बे में जाकर पैसे जमा कर दो, यहाँ पे आप उसी टाइम देख सकते हो। ठीक है, तो सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही कंप्यूटर में वो काम हो रहा है। भले हमें अलग अलग टर्मिनल दिख रहे हैं लेकिन डेटा हार्ड डिस्क जो है या डेटा जो है वो एक ही जगह है, जिसे सेंट्रल डेटाबेस बोलते हैं या सेंट्रल डेटा बोलते हैं। तो हर ब्रांच का एक सर्वर होता है और उस सर्वर में उस ब्रांच के जितने भी कंप्यूटर में काम हो रहा है वो सारा सेव होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रांच जिसमें 1000 या 12,000 या 10,000 तक कंप्यूटर होंगे तो उतनी रिक्वेस्ट को झेलने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए वो होता है मिनी कंप्यूटर, उसे सर्वर बोलते हैं। जैसे ठीक है, इसका प्रोसेसर भी अलग आता है, जियोन प्रोसेसर बोलते हैं इसे, प्रोनाउंस करते हैं जियोन, एक्सॉन नहीं बोलेंगे, जियोन प्रोसेसर इसमें आपके लगते हैं। तो ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ही बनाए जाते हैं कंप्यूटर और इनका काम 10,000 रिक्वेस्ट तक लेना होता है। ठीक है, 10,000 रिक्वेस्ट भी देखो हमें लगता है कि यार काम कम हो रहा है, लेकिन जब ऑफिसों में काम होता है तो बहुत काम होता है। बहुत काम मतलब कोई प्रिंट दे रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हैवी एप्लीकेशन चला रहा है, लोग नेट भी चला रहे हैं। आपने मोबाइल में देखा होगा 4-5 एप्लीकेशन चलाने के बाद वो लैग मारना शुरू कर देता है। लैपटॉप में देखा होगा गूगल क्रोम खोला है और उसके साथ और एप्लीकेशन चला रहे थे वो लैग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो जब 100 रिक्वेस्ट 100 लोगों को झेल सकता है लेकिन हमें नहीं झेल पा रहा है, हम ही इतना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं चलेगा, फिर हमें मिनी कंप्यूटर की चलेगी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे क्लाइंट सर्वर यूज होता है। क्लाइंट सर्वर आप ऊपर भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। ठीक है, घर में भी अगर आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट सर्वर अप्रोच ही यूज होगा मिनी कंप्यूटर में। और वो क्या होगा आपका कि ज़्यादा रिक्वेस्ट, अगर 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट है या 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करना पड़ेगा। बैंक में ऐसा नहीं होगा थिन क्लाइंट से काम चला लो, आप देखोगे बैंक में भी थिन क्लाइंट चलते हैं लेकिन उनका जो सर्वर है वो मिनी कंप्यूटर होगा। माइक्रो कंप्यूटर से थिन क्लाइंट बना के काम तो चल जाएगा लेकिन कभी ज़्यादा लोड आया तो वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला 10,000 रिक्वेस्ट तक काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अगर रिक्वेस्ट 10,000 से ज़्यादा हो गई, फिर बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, एसबीआई का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि डेटा सेंट्रलाइज है तो वो तो ब्रांच सर्वर तक ही हो गई ना सेंट्रलाइज। अब वो जो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर जो हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होने चाहिए सारे। ठीक है, और अगर हम एसबीआई की बात करें तो 19,000 तो उसके ब्रांच है और 25,000 से ऊपर एटीएम है। ठीक है, 19,000 ब्रांच है, 25,000 एटीएम है और 1 करोड़ से ऊपर उसके कस्टमर है। अब इन 1 करोड़ में से मैं बोल रहा हूँ 10 लाख लोग के पास नेट बैंकिंग है। इन 1 करोड़ में से 10 लाख लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं। दे सबको रखा है लेकिन 10 लाख लोग नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। अभी इस टाइम में 19,000 जो ब्रांचेस हैं सब चल रहे हैं, सबका सर्वर चल रहा है। 25,000 एटीएम सारे चल रहे हैं इस टाइम में, सब चल रहे होंगे, खाली कोई नहीं मिलेगा एसबीआई का एटीएम, खास करके एसबीआई का तो मिलेगा ही नहीं। और 10 लाख लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो 10 लाख 19,000 और 25,000 इसको जोड़ लो तो 11 लाख लगा लो चलो। तो 11 लाख लोग एक साथ एक कंप्यूटर में रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें हमारा डेटा दिखाओ, या उनके डेटा में एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रही है। यानी एक कंप्यूटर में एक समय में 11 लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी रिक्वेस्ट अगर मिनी कंप्यूटर के द्वारा हम कराना चाहें तो वो नहीं कर पाएगा, क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो हमें जो कंप्यूटर चाहिए वो चाहिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम मेन फ्रेम कंप्यूटर इतना ज़्यादा डेटा कैसे ले लेते हैं? एसबीआई तो चलो छोड़ो, अभी के टाइम में, इस टाइम में अगर मैं बोलो फेसबुक में कितने लोग ऑनलाइन होंगे, कितने होंगे? करोड़ों होंगे। एशिया में अभी दिन हो रहा है तो एशिया में मैं मान के चलता हूँ कि 100% लोग ऑनलाइन होंगे। चलो 100 भी नहीं तो 98% लोग ऑनलाइन।
और यूरोप में रात हो रही है, तो वहाँ भी हमारे जैसे कोई होंगे जो 4 बजे लिखते हैं गुड मॉर्निंग या जाग रहा है कि नहीं मैसेज करते हैं। तो यूरोप में मान के चलो 10% या 20% लोग ऑनलाइन होंगे, ठीक है। इंडिया की 130 करोड़ की आबादी है, और गजब की बात क्या है कि इंडिया में हर आदमी के नाम पे एवरेज 4 आईडी है, यानी 130 इंटू 4 कर लो, ठीक है। बोला जाता है एक ऑन एवरेज एक आदमी के हिसाब से इंडिया में 4 आईडी बनी हुई है, एक ही आदमी ने 10-10 आईडी बना रखी है, ठीक है। सुशील 1, सुशील 2, सुशील 1 2 3, सुशील 1 2 3 4, फिर भूल के पासवर्ड क्या था, फिर नई आईडी बनानी पड़ेगी। सुशील तापा 1 2 1 2 3, सुशील तापा 3 4 5। तो एक ही आदमी ने 25-25 30-30 आईडी बना रखी है, बिना जिसने बनाई नहीं उसके खाते में चढ़ गई 3-4 आईडी ऑन एवरेज के हिसाब से। तो ये मान के चलो कि पूरे एशिया में 300 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है। पूरे एशिया में या पूरे वर्ल्ड में 300 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं। अब 300 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं और मैं बोल रहा हूँ ये कंप्यूटर 10,000 लोगों का डेटा एक बार में लेता है, तो 300 करोड़ को 10,000 से डिवाइड कर लो, ठीक है। कितने हो गए 300 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 इतने कटे, तो कितने चाहिए हमें 3 लाख। बस 3 लाख कंप्यूटर चाहिए, दिक्कत क्या है। फेसबुक पे इतना पैसा है कि 3 लाख कंप्यूटर खरीद सकता है, और लेकिन रखेगा कहाँ, ठीक है। पहली दिक्कत क्या है कि 3 लाख कंप्यूटर वो खरीद सकता है, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन रखेगा कहाँ। चलो रख भी लिए तो इन 3 लाख में से हर दिन कुछ ना कुछ भी नहीं तो 1,000 कंप्यूटर खराब हो जाए मिनिमम। और दुनिया का ऐसा कोई हार्डवेयर इंजीनियर नहीं है जो एक दिन में 1,000 कंप्यूटर सही करे। और जहां 1 लाख खराब हुए वहां पे बचे हुए 2,99,999 के ऊपर इतना लोड पड़ जाएगा कि वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, पुल है 4 खंभे, एक हटा दो और गाड़ियां चलेंगे तो घुस जाएगा अंदर, बाकी बचे हुए 3 भी चले जाएंगे। तो उसको 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रखने पड़ेंगे, तब जाके वो काम चल पाएगा। क्योंकि हर दिन 10-15 हज़ार कंप्यूटर खराब होंगे, और कितनी भी बड़ी टीम लगा लो 10-15 हज़ार कंप्यूटर कोई ठीक नहीं कर सकता एक दिन में खास करके। तो अब हमें जो प्रोसेसिंग चाहिए वो चाहिए पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग सबसे बड़े एग्जांपल देता हूँ। घर में 4 लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो क्या करते हैं, घर वाले पका लेते हैं। 8 हो गए तो क्या करते हैं, दीदी मौसी को बुला लेते हैं, मैन पावर बढ़ गई, 2 हो गए। 80 हो गए तो हलवाई को बुला लेते हैं, और यही 800 हो गए तो कैटरिंग सर्विस। खुद तो बनाने लगेंगी, दुल्हन का है पूरियां बेल रही, रुक जाओ अभी। तो ऐसा होता नहीं है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है हम क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग बढ़ा देते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ काम होना शुरू हो जाता है। जैसे कैटरिंग वाला आपने देखा होगा कि छोटा फंक्शन होगा 3 आदमी लेके आएंगे, बड़ा फंक्शन होगा 10 आदमी लेके आएगा। तो जितना ज़्यादा लोड होगा वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देता है। तो यहाँ भी वही काम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या बोलता है कि आप प्रोसेसर के नंबर को बढ़ा दो, प्रोसेसर के नंबर को बढ़ा दो। अभी तक जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे थे ये सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर थे, ऐसे कंप्यूटर जिसमें केवल एक ही प्रोसेसर है, ठीक है। आप सुन रहे होंगे क्वाड कोर प्रोसेसर, यानी एक ही कंप्यूटर के 4 हिस्से और चारों पैरेलल काम करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर सुन रहे होंगे, आजकल मोबाइल में आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यानी एक ही प्रोसेसर के 8 हिस्से, तो कोई भी काम जो होगा वो 8 गुना ज्यादा स्पीड से होगा। कैसे होता है, कोई भी काम आया जिसका टाइम है 100 सेकेंड, यानी ये काम को खत्म होने में 100 सेकेंड लगते हैं। अगर मैं किसी सिंगल प्रोसेसर में दूंगा तो वो 100 सेकेंड में खत्म होगा। मैंने क्या किया, इसके 100 टुकड़े कर दिए, T1 से लेकर T100 तक, ठीक है। यानी एक आदमी को आपने बोला 100 पूरी बेल दो, तो उसने बोला बेल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लगेगा 100 मिनट। तो आपने 100 लोगों को बोला भैया एक एक पूरी बेल लो सब, तो 1 मिनट के अंदर 100 पूरी तैयार। तो वही चीज है यहाँ पे, 100 सेकंड का काम था, उसको 100 टुकड़े कर दिए और एक साथ ही 100 प्रोसेसर ने भेज दिए, तो वो 1 सेकंड में काम आपका हो।
ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में यही होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोसेसर बढ़ा सकते हो और नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क, नंबर ऑफ ये सारी चीज़ बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या है, इसको इस तरीके से कैबिनेट में नहीं रखा जाता बल्कि रैक्स में रखा जाता है। ठीक है, तो 100 कंप्यूटर आपके इस अलमारी से भी कम जगह में आ जाएंगे। 100 कंप्यूटर का सेटअप आपकी इस अलमारी से भी कम जगह में आ जाएंगे। और अगर आप नेट में मेन फ्रेम कंप्यूटर देखोगे तो वो आपको कंप्यूटर की तरह नहीं दिखेंगे, रैक्स दिखेंगे, अलग अलग रैक्स होंगे। देखा होगा ना, फिल्मों में दिखाते हैं अलमारी अलमारी होती है, तारें निकली होती है, तो वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, आपको प्रोसेसर बढ़ाने हैं, आप प्रोसेसर बढ़ा लीजिए, एक और रैक ऐड कर लीजिए। इस कमरे के जो इतना बड़ा ये कमरा है, इतने बड़े एरिया में आपका फेसबुक का पूरा सर्वर सेट हो सकता है। ठीक है, कम से कम भी 20 से 30 हज़ार प्रोसेसर या 20 से 30 हज़ार सिस्टम का सेटअप लग सकता है इस कमरे के अंदर। और 20 से 30 हज़ार सिस्टम का सेटअप लगाए तो अच्छे से अच्छा डेटा वो कवर अप कर लेता है। तो फेसबुक को इतना ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, उसकी एक फ्लोर है, उसमें उन्होंने अपना सर्वर सेटअप किया है जो इतने करोड़ों लोगों का डेटा आराम से हैंडल करता है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस उसमें आप उसने इंस्टाग्राम भी ठोक दिया और व्हाट्सएप भी ठोक दिया, लो भैया खरीद लिया ना उसने, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया और व्हाट्सएप भी खरीद लिया, तो वो उसी सर्वर से उसको प्रोसेस करा रहा है। ठीक है, याद है अभी कुछ दिन पहले फेसबुक बंद हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों एक साथ बंद हो गए। क्यों हो गए? कि सेम सर्वर से चल रहे थे। ठीक है, वो कुछ मेंटेनेंस कर रहे होंगे। वैसे मेंटेनेंस क्या होता है कि जो ये सर्वर होते हैं ये वाले मेन फ्रेम के, इसमें एक टर्म आती है हॉट स्वैपिंग। हॉट स्वैपिंग मतलब कि मशीन चल रही है, उसके बीच में आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हॉट स्वैपिंग होती है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा इसलिए उन्हें बंद करना पड़ा, सर्वर अपना शट डाउन करना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये है कि जनरली हॉट स्वैपिंग होता है चलते में आप चीज़ें चेंज कर लो, इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में पड़ेगा लेकिन पूरे सिस्टम में वो फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। ठीक है, सर्वर के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ये सर्वर है वो कमेंट्स देखेगा, ये लाइक्स देखेगा, ये फोटो देखेगा, अलग अलग सेक्शन होते हैं। आप पर्टिकुलर सेक्शन को जब चाहे तब हटा सकते हो, जब चाहे ऐड कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर किचन सुना होगा ना आप लोगों ने आजकल। मॉड्यूल मतलब कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, ताकि अगर उनको में कुछ काम करना है तो आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, जैसे आप घर में है ना कि अलमारी हम क्यों यूज करते हैं कि भैया जीन्स एक साइड रख दिया, टी शर्ट एक साइड रख दिया, शर्ट एक साइड रख दिए। ठीक है, यानी कि गोदड़ी बना के रख दिया और फिर ढूंढते रहे पागलों की तरह। तो वैसे ही मॉडलिंग होती है। तो ये आपका मॉड्यूलिंग ये भी है, अलग अलग मॉड्यूल बना के रख दिए प्रोसेसर के, रैक्स के। और वैसे ही सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग होती है। क्या करना है, साइन करा दे लो। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इसमें आपके अनलिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड होती है। अनलिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड कैसे हो गई? स्पीड कम पड़ी है, आपको लग रहा है डेटा बढ़ा है, एक और नया सर्वर लाके ऐड कर दो। ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज। फेसबुक की अगर हम बात करें तो उसके पास पता नहीं कब से, जब से आपने फेसबुक शुरू किया है तब से लेकर आज तक का डेटा है। ठीक है, वो डेटा नहीं जो हमने अपलोड किया है। आप टाइमलाइन में जाके हिस्ट्री देख लो, आपने पूरी दिखा देगा कब आपने क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, किसने आपको रिजेक्ट किया, किसने ब्लॉक किया। ठीक है, सारी डिटेल मिल जाएंगी उसमें। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपका कौन यूज करेगा? फेसबुक, याहू, गूगल, एसबीआई के जो मेन ब्रांच है जो बॉम्बे में है, वो कोर बैंकिंग आपने सुना होगा। तो कोर बैंकिंग क्या है? सारे बैंक के सर्वर आपस में कनेक्ट है। सारे बैंक के जो मेन सर्वर है वो आपस में कनेक्ट है, चाहे वो पीएनबी का हो, एक्सिस का हो, कोई भी बैंक का हो। इसीलिए हम कैपेबल होते हैं कि हम किसी भी एटीएम में जाके किसी भी कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। आप एसबीआई में जाके पीएनबी के कार्ड से पैसा निकाल सकते हो। तो वो कोर जो सिस्टम है वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिससे आपस में सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, सारे सर्वर जुड़े हुए। अब लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब मेन फ्रेम कंप्यूटर ही कैपेबल है सब कुछ करने के, तो सुपर कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, या सुपर कंप्यूटर होते क्या है? तो सुपर मतलब जिसके पास गजब की पावर हो उसे बोलते हैं सुपर। सुपरमैन, सुपर वुमेन, उड़ के जाने वाला, तो कंप्यूटर तो उड़ के जाएगा नहीं। अब हम सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं? डिफेंस में, रिसर्च।
ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और सेटेलाइट को कम्युनिकेट करने में, रियल टाइम ट्रांजेक्शन करने में। रियल टाइम ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? जो लाइव ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। जो क्रिकेट मैच हमें दिखता है वो लाइव होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सेकंड का डिले होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की, ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम की या इसकी, तो वहाँ पे ये डिले नहीं चलेगा। या शेयर मार्केट की, तो वहाँ पे डिले नहीं चलता। वहाँ पे 1 सेकंड में आपको 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट अगर 1 पॉइंट ऊपर है और आपने बेचना चाहा और 1 सेकंड का डिले हो गया, तो वो सीधा नीचे 2 पॉइंट भी चले गया तो बहुत नुकसान हो जाता है। वैसे टिकट का है कि आप 3 टिकट देख रहे हैं, आप बुक कर रहे हो, सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया, तो पता चला कि आपने जब बुक किया तो आपको दिखा रहा है बुक हो गया और वहाँ सीट भर गई है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। हाई स्पीड, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड की बात होती है, वहाँ सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। जहाँ पे आपका सुपर कंप्यूटर, हाँ, सबसे मेन चीज़ यही है कि हाई स्पीड की बात जब होती है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी। और इसकी स्पीड इतनी हाई कैसे होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिकल मैथ्स का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैथ्स की एक ब्रांच होती है अलग से जो पढ़ाई जाती है। तो मैथ्स की ब्रांच का यूज करके, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, इन सब का यूज करके आप क्या करते हो, स्पीड को एनहेंस करते हो, बढ़ाते हो। ठीक है, आप अभी मैथ्स पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे तो कैलकुलस पढ़ोगे उसमें, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। तो उसका काम ही क्या होता है, बड़े डेटा को छोटे में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे होता है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनके एल्गोरिथम्स होते हैं, इनके प्रोग्रामिंग्स होती हैं, और उस प्रोग्रामिंग से ये क्या करते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसर भी होते हैं अलग अलग। तो इन सब का यूज करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में काम करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल सब यूज़ नहीं कर पाते। दूसरे कि परमिशन का भी कुछ इशू होता है, ऐसा नहीं कि सारी कोई सुपर कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है। तो कौन यूज़ करता है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, गवर्नमेंट ही यूज़ करती है जनरली सुपर कंप्यूटर को। तो इंडिया के पास जो सुपर कंप्यूटर है कौन से हैं, परम, फिर परम 2000, परम युवा और परम युवा 1, ठीक है। ये कुछ नाम है सुपर कंप्यूटर के जो इंडिया के पास है। और फास्टेस्ट मेरे ख्याल से जापान का है या चाइना का है, जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। पता नहीं कितने ट्रिलियन ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड है उसकी, यानी 1 सेकंड के अंदर वो पता नहीं 10 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर देगा, इतनी फास्ट स्पीड है उसकी, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो में नोटपैड, ये सब हो गए। ओके, इसके बाद यूनिट्स ऑफ मेमोरी है। ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट निपटा देते हैं। मेमोरी आपको पता ही है, आपके लिए नया चीज़ नहीं है। पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड आप खरीदते रहते हो। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अच्छा, इंटरनेट में आपने देखा होगा एक आता है KBPS और एक आता है KBPS। कुछ फर्क होता है इसमें? मोबाइल में अगर आप स्पीड टेस्ट करोगे तो वो आपको इसमें दिखाएगा, और मोबाइल के ऊपर जो लिखा आएगा वो, ठीक है, ये होता है बिट और ये होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है 1 निबल, नहीं, सबसे छोटी तो होगी 1 बिट। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है 1 बिट। बिट क्या होता है, जैसे मैंने वो बताया था, ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 1 और ऑन के लिए, ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0। तो मेमोरी जब भी सेव होगी तो वो इसी फॉर्म में होगी, या तो सिस्टम ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये जो 1 बिट है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक बॉक्स है जिसमें सिर्फ एक ही चीज आ सकती है। 4 बिट जब मिलाते हैं तो बनता है 1 निबल।
8 बिट मिलाने में बनता है 1। फोटो लगाओ, फोटो में 8 बिट मिला के बनेगा आपका एक बाइट। ठीक है, ये वाला कैपिटल बी। ठीक है, छोटा बी है मतलब बिट और बड़ा बी है मतलब बाइट। तो जो यहाँ पे अगर 10 दिखा रहा है, नहीं यहाँ पे अगर 80 दिखा रहा है तो एक्चुअल स्पीड कितनी है? 10 की। 1024 बाइट मिलके बनाते हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1024 मेगाबाइट मिलके बनाते हैं आपका 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट मिलके बनाते हैं 1 टेराबाइट। ठीक है, इसके बाद आता है योटाबाइट, जोलाबाइट, जाइपोबाइट भी आया था एक बार हमारे क्वेश्चन में, हमने जो एग्जाम दिया था उसमें जाइपोबाइट आया था। सर एक और चाहिए सर। एक और चाहिए, अभी दे देंगे क्लास का। जाइपो नहीं, जीपोबाइट है, जीपोबाइट। तो वो एक्चुअल में जैसे ऐसा यूनिट होती है तो इनकी भी एक यूनिट होती है, उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है वो साइज। वो फेसबुक यूज़ करता है, फेसबुक या वो गूगल यूज़ करती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मीटर किलोमीटर है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो कि यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस इतना है, बोलेंगे भैया ये रिकॉर्ड में तो हो, अपनी मर्जी से बनाना। तो टेराबाइट है, फिर आता है आपका टेराबाइट, जोटाबाइट, योलाबाइट, ऐसे करके आते रहते हैं। तो 1024 से याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि आपने देखा होगा कि पेन ड्राइव भी जो आएगी 4 GB, 6 GB, 8 GB ऐसे आती है, 16 GB। तो 16, 32, 256, 512। तो ये आपको ऐसा क्यों नहीं मिलता कि 100 GB की पेन ड्राइव? तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 0 और 1 ये क्या हो गया? 2 बाइनरी, बाई मतलब 2। तो कोई भी वैल्यू जो बनेगी या मेमोरी का जो सेट बनेगा, बॉक्स बनेंगे, वो 2 की पावर n में बनेगी। ठीक है, मेमोरी जब हम बना रहे हैं, मेमोरी का मतलब क्या होगा? एक ऐसा बॉक्स जिसमें बाइट आएंगे, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, 0, 1, 0 फॉर्म। ये बॉक्स है, एक बॉक्स में एक बाइट आएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 बिट की, तो ये 4 बिट एक निब्बल हो गया। ये 8 बिट की तो 8 बॉक्स होंगे, 1024 बाइट, यानी 1024 इंटू 8 बाइट, उतने बॉक्स होंगे। तो जो भी होगा वो 2 की पावर n में होगा। n में मतलब अगर 2 की पावर 5 है तो ये कितना होगा? 32। 6 है तो 64, 7 है तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो जो भी वैल्यू में आपको मिलेगी, मेमोरी का साइज मिलेगा, वो 2 की पावर n में मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका साइज ऐसे मिलेंगे। 1024 भी इसीलिए ऑन एवरेज 1000 बाइट बोलते हैं। 1000 बाइट आपका 1 मेगाबाइट हो जाएगा। 1000 MB 1 GB होता है। 1000 बोल देते हैं ऑन एवरेज, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू 1024 है उसकी। उसका आधा 512, उसका आधा 256, उसका आधा 128। ठीक है, तो 128 भी आजकल आप देख रहे हो मेमोरी आ रही है मोबाइल में, 128 GB। तो वो इसीलिए आती है, 2 की पावर n में चलेगी वो हमेशा। बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, बीच की वैल्यू काफ़ी कम आती है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी ये आपको क्लियर होना चाहिए।